अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7A की। 7A ये बोलता है कि आप किसी विटनेस को अगर बुलाना चाह रहे हो देन यू कैन एक्चुअली सर्व हिम समन्स, एंड समन्स भेज के आप उस विटनेस को टेस्टिमनी देने के लिए कोर्ट में बुला सकते हो। तो 7A बहुत जनरल सा रूल है। रूल 8 ये बोलता है कि आप समन्स कौन से प्रोसीजर से भेजोगे, क्या प्रोसीजर रहेगा समन्स को भेजने का। तो वो सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमने ऑर्डर नंबर 5 में पढ़ा था। अगर आपको ऑर्डर नंबर 5 याद होगा, उसमें हम समन्स भेज रहे थे ऑपोजिट पार्टी को, डिफेंडेंट को, कि भाई कम टू द कोर्ट एंड गिव योर डिफेंस। तो वही सेम प्रोसीजर जो ऑर्डर नंबर 5 में प्रेजेंट था, हम ऑर्डर नंबर 16 में भी सेम प्रोसीजर एम्प्लॉय करेंगे एक विटनेस को बुलाने के लिए। ओके, तो यही चीज हमको इसमें याद रखनी है बस। सो रूल 9 ये बोलता है कि आपको जो विटनेस है उनको एक सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा आपको उस विटनेस को कि कोर्ट में आए और अपनी गवाही दे। ये नहीं है कि गवाही देने का दिन 15 जून है और आप 14 जून को समन सर्व कर रहे हो कि आपको अगले दिन कोर्ट में आके गवाही देनी है। ये नहीं चलेगा। यू शुड एक्चुअली गिव हिम एटलीस्ट 10 to 15 डेज, और उसके बाद ही आप उसको कोर्ट में बुला सकते हो। मतलब एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं है कि कितना टाइम आपको, सफिशिएंट टाइम कितना है, इट्स नॉट गिवन। बट ये आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि एक दिन पहले आप जाके उसको समझ नहीं दोगे कि भाई आपको अगले दिन कोर्ट में आना है। यू शुड गिव हिम सफिशिएंट रीजनेबल टाइम टू अपीयर इन द कोर्ट। तो यही रूल नंबर 9 बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 ये बोलता है कि अगर आपने किसी विटनेस को समन्स भेजे हैं कोर्ट में आने के लिए एंड फिर भी वो कोर्ट में नहीं आता है, तो आप जो प्रोसेस सर्वर है, यानी कि जिस पर्सन ने वो समन सर्व कर रहे थे विटनेस को, उसको आप कोर्ट में बुलाओगे एंड यू विल आस्क दैट पर्सन कि भाई आप अच्छे से समन सर्व करें या फिर नहीं करें। अगर उसने अच्छे से समन सर्व करे हैं तो फिर कोर्ट क्या करेगा कि अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है विटनेस के खिलाफ कि भाई नाउ वी विल अरेस्ट यू, एंड आपको अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आया जाएगा गवाही देने के लिए। ओके, एक और चीज हो सकती है कि उस पर्सन के खिलाफ जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी अटैच करी जा सकती है टू ब्रिंग हिम टू द कोर्ट एंड गिव टेस्टिमनी। तो आप उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हो। तो रूल 10 यही बोलता है। रूल 11 ये बोलता है कि अगर आपने रूल 10 में किसी विटनेस की प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी टू कॉल हिम, लाइक टू गिव टेस्टिमनी, उसको टेस्टिमनी देने के लिए बुलाने के लिए आपने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी, तो क्या होगा अगर वो पर्सन सब अगली हियरिंग पे आ ही जाता है एज अ विटनेस, तो ये जो प्रॉपर्टी उसके अटैच्ड है इसको आप वेकेट कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच्ड है उसको वापस कर सकते हो। बिकॉज अब वो कोर्ट में आया है, उसने सफिशिएंट रीजन दिया है कि सर इस रीजन की वजह से मैं पहले नहीं आ पाया था, और कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, सफिशिएंट रीजन था इसके पास। मे बी वो ये बोलता है विटनेस कि मैं बहुत ज्यादा बीमार था, इस वजह से मैं पहले पहले कोर्ट में नहीं आ पाया था गवाही देने के लिए। उस केस में कोर्ट को अगर ये चीज सफिशिएंट लगती है, रीजनेबल लगती है, देन जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई हुई थी उसको आप वेकेट कर दोगे, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर दोगे आप उस पर्सन को। तो रूल 11 यही बोलता है। रूल 12 ये बोलता है कि अगर कोई विटनेस कोर्ट में नहीं आ पाता है तो आप उसके ऊपर 500 रुपए तक का फाइन भी लगा सकते हो। 500 रुपीज तक का जो फाइन है आप उस पर्सन पे लगा सकते हो, उस फिटनेस पे लगा सकते हो, और उसके प्रॉपर्टी तो जाओ जो है वो आप अटैच कर ही सकते हो। तो यही रूल 12 हमने यही चीज बोलता है। रूल 13, the provisions with regard to attachment and sale of property in the execution of a degree shall so far as they are applicable be deemed to apply to any attachment and sale under this order। तो जो ऑर्डर 21 में हमने पढ़ा था ना कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए अगर आप अटैचमेंट जो कर रहे हो, तो वही प्रोसीजर जो ऑर्डर नंबर 21 में गिवन है वही आप यहाँ पे भी इंप्लॉय करोगे टू अटैच अ पर्सन्स प्रॉपर्टी। बस आपको इतना याद होना चाहिए, आपको डिटेल नॉलेज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर 21 की,
बिकॉज उसमें से तो क्वेश्चन कभी बनते ही नहीं है, बहुत रेयरली कभी क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए, बट ऑर्डर नंबर 21 में से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो आपको बस यही पता होना चाहिए कि अगर आपको अटैच करनी है प्रॉपर्टी तो जो ऑर्डर 21 में प्रोसीजर दिया हुआ है उसी प्रोसीजर से आप अटैच करोगे। तो अब हम आते हैं रूल नंबर 14 पे। ये बोलते हैं टॉक्स अबाउट कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन एज विटनेस स्ट्रेंजर्स टू सूट। यानी कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको ना ही प्रोसिक्यूशन ने बुलाया हुआ है, प्रोसिक्यूशन यानी कि प्लेंटिफ सिविल सिविल मैटर्स में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन नहीं बोलते हैं, ओके। तो जिस पर्सन को ना ही प्लेंटिफ ने बुलाया है ना ही डिफेंडेंट ने बुलाया है, ऐसा कोई विटनेस को कोर्ट बुलाना चाह रहा है, उस केस में क्या होगा? कोर्ट खुद से भी उस विटनेस को बुला सकता है। इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आप किसी थर्ड विटनेस को भी बुला सकते हो जिसका नाम ना ही प्लेंटिफ ने दिया था ना ही आप जो डिफेंडेंट है उनने दिया था। तो कोर्ट के पास ये पावर है। अब हम आते हैं रूल नंबर 15 पे। रूल नंबर 15 ये बोलता है कि जिस पर्सन को आपने समन किए हैं कोर्ट में आने के लिए, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट में आए और गवाही दे, खुद से आके दे, ओके। लेकिन अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट, किसी विटनेस से किसी डॉक्यूमेंट को बुलवा रहे हो, आप मंगवा रहे हो, तो जो विटनेस है वो डॉक्यूमेंट खुद भी जाके कोर्ट में जमा कर सकता है या फिर किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड को भी बोल सकता है कि आप जाके डॉक्यूमेंट को सबमिट करो। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 16 पे। रूल 16 बोलते हैं कि अगर एक विटनेस को कोर्ट में बुलाया जा रहा है तो उसको हर हियरिंग पे प्रेजेंट होना पड़ेगा जब तक कोर्ट उसको बोले कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। तो यानी आज अगर किसी सपोज 16 जून को किसी विटनेस को बुलाया गया है टेस्टिमनी देने के लिए, तो उसको अगली हियरिंग पे भी आना पड़ेगा अगर उसकी जो टेस्टिमनी है वो कंप्लीट नहीं हुई और कोर्ट ने उसको ये नहीं बोला कि सर अब आपका काम खत्म हो गया, अब आपको आने की जरूरत नहीं है कोर्ट में दोबारा इस मैटर से रिगार्डिंग। तो जब तक कोर्ट एक विटनेस को बुला रहा है तब तक उसको विटनेस को जो है आना पड़ेगा, ओके। तो यही रूल 16 बोलता है। रूल 17 बोलता है द प्रोविजंस ऑफ रूल 10 to 13 shall so far as they are applicable be deemed to apply to any person who having attended in compliance with summons departs without lawful excuse। तो रूल 10 और 13 में क्या था? हमने पढ़ा था रूल 10 और 13 में कि आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हो किसी विटनेस के खिलाफ, ठीक है। तो रूल 17 ये बोलता है कि अगर किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाया था, वो विटनेस कोर्ट में तो आ गया लेकिन बगैर गवाही दिए चला गया वो, या फिर उसे इनकम्प्लीट गवाही दी, उसको अगली हियरिंग में भी बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आया, इस केस में वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो रूल 13 में हमको गिवन है। यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको भी आप अटैच कर सकते हो और इस विटनेस के खिलाफ आप अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हो टू कॉल हिम इन द कोर्ट एंड टू आस्क हिम टू गिव टेस्टिमनी, ओके। तो यही रूल 17 बोलता है। रूल 18 जो है इसका वो ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी विटनेस को टेस्टिमनी देने के लिए बुलाया है, ओके, या फिर आपने किसी विटनेस को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बुलाया है और वो विटनेस नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग टू द कोर्ट टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट, तो क्या हो सकता है? उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है और उसको अरेस्ट करके कोर्ट में लेके आ सकते हैं। अब आप उसको अरेस्ट करके कोर्ट में तो लेके आ गए लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो उसके घर पे ही पड़ा हुआ है और वो पर्सन है वो जेल में है, अब क्या होगा? तो रूल 18 इसमें ये बोलता है कि आप इस पर्सन को बेल दे सकते हो कि भाई आई एम गिविंग यू बेल, आप जाओ और वो डॉक्यूमेंट है वो घर से अपने लेके आओ। तो रूल 18 ये बोलता है कि प्रोविजन है हमारे पास कि अगर वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है जेल के अंदर तो उसको बेल मिलेगी और वो उस बेल मिलते ही घर जाएगा अपने और घर से वो डॉक्यूमेंट उसको लेके आना पड़ेगा। तो यही रूल 18 बोलता है। रूल 19 सेज
कि अगर आप इस विटनेस को बुला रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पर्सन जो है वो आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर डिसाइड करता है। यानी कि अगर आप दिल्ली में दिल्ली का एक सपोज मान लीजिए पीतमपुरा का एक कोर्ट है पीतमपुरा का, तो जो पीतमपुरा के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी विटनेसेस मौजूद होंगे उन्हीं को आप बुला सकते हो। ये नहीं है कि आप मुंबई से किसी विटनेस को बुला रहे हो, ओके। लेकिन इसमें जो प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि इफ यू आर एबल टू पे द एयर फेयर, मतलब अगर आप फ्लाइट से बुला रहे हो उसको मुंबई से दिल्ली और आप उसको फ्लाइट का खर्चा दे रहे हो, उस केस में आप उस विटनेस को बुला सकते हो, ओके। तो ये जो है रूल नंबर 19 नहीं बोलता। रूल 20 ये बोलता है कि अगर आपने एक पार्टी को बुलाया है कोर्ट में टेस्टिमनी देने के लिए और वो पार्टी कोर्ट में नहीं आती है, पार्टी मतलब जो पार्टी जो सूट है जो केस लड़ रही है उसको आपने एक टेस्टिमनी देने के लिए कोर्ट में बुलाया है एंड दैट पार्टी इज नॉट कमिंग, तो रूल 20 बोलता है कि उस पार्टी के खिलाफ जजमेंट आ सकता है। यानी कि अगर वो डिफेंडेंट है सपोज, पार्टी जिसको कोर्ट में बुलाया जा रहा है वो नहीं आ रही टेस्टिमनी देने के लिए, तो उसके खिलाफ जजमेंट आ सकता है एंड जो प्लेंटिफ है वो सूट जीत जाएगा। तो यही रूल 20 बोलता है। रूल 21 बोलता है कि अगर आप एक पार्टी को विटनेस बना के कोर्ट में बुला रहे हो, उस केस में सेम रूल्स अप्लाई होंगे। ऑर्डर 60 में जो हमें रूल्स पढ़े हैं ना, जो एक विटनेस को बुलाने के लिए आप यूज कर रहे हो, सेम रूल्स विल अप्लाई इफ यू वांट टू कॉल अ पार्टी एज अ विटनेस। अगर एक पार्टी को आप कोर्ट में बुला रहे हो टेस्टिमनी देने के लिए, तो यही जो रूल्स हमने पढ़े हैं सेम रूल्स विल अप्लाई, ओके। तो रूल 21 हमारा यही बोलता है और हमारा ऑर्डर नंबर 16 अब कंप्लीट हो गया, ओके। थैंक यू सो मच।